हेलो गाइस, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों आज पार्ट पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक के अनुसार कृषि वाला पार्ट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। तो कृषि से शुरुआत करते हैं। कृषि कहाँ पर की जाती है? अधिकतर गांवों के क्षेत्रों में की जाती है। तो कृषि की महत्वपूर्ण और बेस्ट दृष्टि से भारत की एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों में जैसे चाय, कॉफी और मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। क्या आप कृषिगत इस कच्चे मालों पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? क्या आप कृषि उद्योगों के लिए? तो चलते हैं, कृषि के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो हमारी जो कृषि के प्रकार हैं, वो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने के विधियों के सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। यानी पुराने जमाने में खेती कैसे की जाती थी और पुराने जमाने की जो खेती में ट्रिक लगाई जाती थी वो अभी भी ज़्यादातर अपनाई जाती है। पर हमारा जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे ही खोज करते जा रहा है, तो कृषि में अब लोगों को मेहनती कम करनी पड़ती है। फिर भी बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत तो खैर है ही। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये क्या है? इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के कुछ छोटे टुकड़े हैं जहाँ पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल भी हैं, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा जो समुदाय हैं जो समुदाय हैं वहाँ पर श्रम से मदद की जाती है, यानी मजदूरी की मदद की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। जो प्रारंभिक जीविक निर्वाह कृषि होती है वो मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो यह कर्तन दहन प्रणाली भी कहलाती हैं। जो प्रारंभिक कृषि होती है उसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। किसी किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी मृदा खराब हो जाती है, यानी वह उत्पादन कम करने लग जाती हैं। तो किसान उस जगह से हटकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर लेता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो वह दूसरी जगह पर कर लेता है, जाकर वहाँ पर कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। जैसे जंगल में गए, जंगल में पहले पेड़ों को, चट्टानों को निकालेंगे, फिर खेत बनाएंगे। तो ढलान वाला क्षेत्र होगा तो उस पर कॉफी, चाय आदि की कृषि की जाएगी। अन्यथा नहीं है तो उस पर दूसरी कृषि की जाएगी। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता और शक्ति बढ़ जाती है। यानी कृषि करने से जो दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं ना जाकर, वहाँ पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता की शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है और देश के लिए विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्नता के नामों से जाना जाता है। देश के अलग अलग भाग हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है।
और विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। उनकी मिट्टी को विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीकों से कृषि की जाती है हर क्षेत्र में। इसलिए भारत को अनेकताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति अपनाई जाती है। यानी किलोमीटर पर ही, हजारों किलोमीटर पर भी अलग ही हो जाती है बोलचाल सब। उत्तरी पूर्वी राज्य हैं जिनमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनमें क्या झूम कृषि की जाती है। और मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले और अंडर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, जो स्थानांतरित कृषि की जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेत बनाकर उसमें खेत फसल उगाई जाती है, खेती की जाती है। तो ये स्थान दिए गए हैं उत्तरी पूर्वी राज्य, जिनमें हैं असम और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इनमें झूम कृषि बोला जाता है। मणिपुर में पामलू बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा बोला जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, जो झूम कृषि है जिसको मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। तो दीपा कहाँ पर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पामलू मणिपुर में कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम कहा जाता है। मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड में। और कृषि के जैसे मुख्य क्षेत्र मैक्सिको और मध्य अमेरिका, उनमें मिल्पा कहा जाता है। और वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। और वियतनाम में रे कहा जाता है। तो अब समझे कितने नाम हो गए। स्थानांतरित कृषि के ही कितने नाम हो गए भारत के इन्हीं क्षेत्रों में और इसके बाहर क्षेत्रों में। भारत में तो उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें झूम कहा जाता है। और मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा, और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे कहा जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती है अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर कहा जाता है, या दहिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू बोलते हैं, या पेंडा भी कह देते हैं। ओडिशा में इसे पामा डाबी कहा जाता है, या कोमान भी कह देते हैं, या बरिंगा भी कहते हैं। पश्चिमी घाट में कोमारी कहते हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टरे, और हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल्ले, और झारखंड में इसे कुरवा, और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, भारत के प्रारंभिक किस्म की खेती है ये। तो ये अनेक प्रकारों के नाम से जाने जाते हैं। देखो, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से, ओडिशा में पामा डाबी या कोमान के नाम से, या बरिंगा सॉरी। पश्चिमी घाट में कोमारी के नाम से जानी जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे कहा जाता है, या वाल्टरे भी कह देते हैं। हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ पर इसे खिल कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश है जहाँ पर इसे झूम कहा जाता है। चले आगे। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। यानी किसानों के पास में बेरोजगारी तो बहुत कम है। जब बेरोजगारी इनकी यही है रोजी रोटी खेती, तो इस खेती में इतना कुछ कर देते हैं
इतना बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं अपनी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और इसलिए सीमित भूमि में है उसमें ज़्यादा पैदा करके ही दिखाते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या है? हमने अभी पढ़ी थी भारत की प्रारंभिक निर्वाह कृषि, जो शुरुआती कृषि थी, उसको बहुत नाम, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है, यानी जीने के लिए ही फसल है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा चावल कहा जाता है, इसलिए जीविका फसल माना गया है। तो हरियाणा और पंजाब में इसे वाणिज्य खेती कहते हैं, क्योंकि वाणिज्य फसल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चावल पैदा होता है। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश से वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती हैं? बता दो। गेहूँ, बाजरा, गल्ला ही है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि खेती है। जो वाणिज्यिक कृषि क्या है? रोपण कृषि है ना, रोपते हैं जिसको। रोपण कृषि तो जैसे धान है, जैसे चावल है, जैसे चाय है, नहीं सॉरी कॉफ़ी है, रबड़ है, चाय कॉफ़ी रबड़, हाँ सही है, रोपण कृषि में आते हैं। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ होता है। जो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों से की जाती है, तो सहायता से की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर चाहिए इसमें। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। यानी चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, इनको रोपा जाता है और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय पैदा होती है सबसे ज़्यादा। भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पर पैदा होती है? असम में, और उत्तरी बंगाल में भी होती है। वैसे असम का ज़्यादातर नाम आता है। कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल में मानी जाती है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए ही होता है, ये रोपण कृषि है ना, इसमें बिक्री के लिए ही होता है। ये देख लीजिए आप चित्र। रेंजा असम, रेंजा असम में डिपू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के छोटे टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। प्राय परिवार के सदस्यों के साथ वह बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेती को सिंचित करने में सहायता करती है। यानी कहीं झरना बह रहा होता है, उस झरने से वह जो बांस होता है उसकी नली को पाइप के रूप में बनाकर उससे पानी लाती हैं कृषि के लिए। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती हैं और जब तक संभव हो या रहना चाहती हैं, परंतु इससे छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की गिरती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। कोई छोटी सी बच्ची है, इसको उर्वरक इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, इससे नुकसान होता है या कुछ क्या होता है, तो ये अगले वर्ष जाने आने वाले फसल में अलग खेत बनाकर दूसरी जगह वहाँ पर खेती करेगी। क्या आप बता सकते हैं कि ये रेंजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों
और सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। गहन जीविका कृषि में क्या है, वाणिज्य वाणिज्य जो कृषि है वह तो खत्म हो गई यहीं पर। अब आती है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि में उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव होता है और वहाँ पर श्रम गहन नदी खेती है। इन मजदूरों की गहन खेती होती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर की जाती है? गहन कृषि भूस्वामित्व में विरासत के अधिकतर के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। इस चित्र को भी देख लो जरा। ये है केले के पेड़ और ये भारत के दक्षिणी भाग में है जहाँ पर केले की खेती की जाती है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जो खरीफ फसलें हैं वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत हो गई भाई, तो वह सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो इस ऋतु में बोई जाने वाली फसल है जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। चावल की खेती में मुख्य रूप से असम और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर की जाती हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती हैं। चावल की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की, तुर की, अरहर की, मूंग की, उड़द की, कपास की, जूट की, मूंगफली की और सोयाबीन की आदि की कृषि की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं, आस, अमन और बोरो की बोई जाती हैं। रबी फसल और खरीफ फसल ये ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। जो गन्ने की फसल है उसको 1 वर्ष का समय लगता है मतलब शुरू होने में और तैयार होने में, शुरू होने से तैयार होने तक। सॉरी दोस्तों, मैंने इसको पहले पढ़ा दिया। ये है सस्य प्रारूप। और हमारे जो गहन कृषि पढ़ रहे थे वो इस विकास के में परिवहन और संचार और साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी इसमें ही है उत्तर पूर्व में बांस की कृषि की जाती है, उसे गहन कृषि कहते हैं। ओके, उत्तर पूर्वी भारत में सस्य प्रारूप हमने पढ़ लिया। तो सस्य प्रारूप हमने थोड़ा बहुत यहाँ छोड़ दिया था, इसको भी पढ़ लेते हैं। आपने भारत के भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कुछ कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें होती हैं। सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शीर्षीय ऋतुएं हैं जहाँ इस प्रकार की रबी, खरीफ और जायद की फसल की जाती है। रबी, खरीफ और जायद की फसल की जाती है। रबी फसल को शीत ऋतु से अक्टूबर के दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। जो अप्रैल और जून आता है ना रबी की फसल को, तब काट लिया जाता है अप्रैल जून में। और गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों यही रबी की फसल है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी की फसल हैं। तो इन उत्पादनों के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं गेहूं की फसल के लिए? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और यूपी। ये गेहूं सब ज़्यादा पैदा होते हैं यहाँ पर। शीत ऋतु में शीतोष्ण में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली
इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ना, वो बारिश आती है शीतोष्ण कटिबंध में, जिसे राजस्थान में मावठ कहा जाता है, सर्दी में होने वाली वर्षा को, उससे गेहूं को गोल्डन चांस यानी सुनहरा मौका मिलता है। गेहूं ज़्यादा बढ़िया बढ़िया पैदा होते हैं, तो किसान को फायदा होता है उसमें। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में जैसे हरित क्रांति की सफलता में उपयुक्त रबी फसल की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। हरित क्रांति का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। हरित क्रांति कब हुई थी, हरित क्रांति क्या है, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा अभी नाम आया है, थोड़ा आगे विस्तार से भी आएगा। अब पढ़ लेते हैं मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। जो खाने योग्य और जो नए खाने योग्य हो, वह फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं और मोटे अनाज और दाल और चाय और कॉफी, गन्ना और तिलहन और कपास और जूट आदि हैं। भारत में उगाई जाने वाली कौन कौन सी फसलें हैं? चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिल और कपास और जूट आदि। अब चावल को विस्तार से पढ़ लेते हैं। अब एक को विस्तार से पढ़ेंगे। चावल चावल को भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है भारत में। हमारे देश में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। यानी चावल के क्षेत्र में, यानी चावल सबसे ज़्यादा पैदा भारत में होते हैं। जो भी दूसरे नंबर पर है भारत, पहले नंबर पर है चीन। दोस्तों ये आपको मैप दिख रहा है भारत का, ये रहा। तो इसमें प्रमुख क्षेत्र को क्या मामला है? प्रमुख क्षेत्र तो हरे रंग में है और गौण क्षेत्र सफ़ेद रंग में है। ये चावल का वितरण कहाँ है? तो हरे रंग में जहाँ ये रंगा हुआ है ना, ये प्रमुख क्षेत्र है चावल के लिए। और जो गौण क्षेत्र है वो ये आपको बांग्लादेश ये आदि दिखाई दे रहे होंगे। सॉरी गौण क्षेत्र में जो ये सफ़ेद रंग के है ना, वो होंगे। चलो आगे। उत्पादक देश, चावल के उत्पादक देश हैं भारत। तो चीन के बाद दूसरा देश चावल का उत्पादक करने में भारत है। ये खरीफ फसल की है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस डिग्री चाहिए चावल के लिए। और इसकी आर्द्रता के लिए बारिश का पानी चाहिए 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर लगभग, इतना ही सही है। और इतने की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके ही उगाया जाता है। जहाँ पर बारिश नहीं होती, पानी की कमी होती है, वहाँ सिंचाई करके उगाया जाता है चावल को। ये आप चित्र देख सकते हैं चावल की खेती का, जो मैदान में कटाई के दौरान चावल की फसल खड़ी हुई है। चले नीचे। चावल चावल उत्तर पूर्वी जो मैदान है, जो तटीय क्षेत्र है, वह डेल्टा प्रदेशों में उगाया जाता है, जहाँ नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण, नहरों का तो जाल होता है, नलकूपों की सघनता होती है, जिसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर चावल की फसल उगाना बहुत ही संभव है। क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, चावल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर आप बाजरा उगा सकते हैं। 1 या 2 पानी में बाजरा पैदा हो जाता है। वहाँ पर आप सरसों उगा सकते हैं। वहाँ पर सौंफ, राई, जो बिना कड़ी सरसों, ये आदि फसल उगा सकते हैं। चलते हैं गेहूँ गेहूँ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में, जो ये भारत का मैप है। रुको 1 मिनट। ये भारत का मैप है टूटा फूटा। तो आपको बता देते हैं कि उत्तरी भारत, उत्तरी पश्चिमी का इलाका कौन सा आ गया? ये वाला।
अब इसको 4 भागों में बांट दो। ये पश्चिमी इलाका आ गया, और जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर, ये उत्तरी इलाका आ गया। यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है, पैदा होती है। और ये रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल। शीत ऋतु में पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है इसे, और इसे उगाने के लिए सामान्यतः वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी 5 से 6 पानी की पैदा हो जाती है गेहूं की फसल। और देश में इसका किस कौन से नंबर पर है? तो देखो ये दोस्तों, ये भी गेहूं की फसल है ना, वो देश में दूसरे नंबर पर आती है। और गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी में पश्चिमी में बताया मैंने, जहाँ पर गंगा सतलुज का मैदान है, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है, वहाँ पर गेहूं ज़्यादा पैदा होता है। और पंजाब, हरियाणा और यूपी, एमपी और बिहार और राजस्थान के कुछ भाग हैं जहाँ पर गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। यह है गेहूं के बारे में। अब अनाज अलग है, अनाज, मोटा अनाज, इनमें अलग अलग आते हैं। तो इनमें कौन कौन सी फसल आती है? मोटे अनाज में है ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, जैसे यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी आदि भारत में उगाई जाती है ना फसलें, उनको मोटा अनाज की श्रेणी में लिया जाता है। परंतु इनमें कुछ पोषक तत्व भी हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, रागी फसल में है जो लोहा और कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है, जिससे आदमी सही रहता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी फसल है। ज्वार है ना, ज्वार, वो देश में तीसरे नंबर पर है। ज्वार, चावल दूसरे नंबर पर है, गेहूं भी दूसरे नंबर पर है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। जो ज्वार की फसल होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है, वर्षा पर डिपेंड करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ज्वार के लिए अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसकी क्यों आवश्यकता नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर बारिश का मौसम होता है, बारिश का पानी आता रहता है, इसलिए। और ये क्या है, कम पानी में भी हो जाती है ज्वार की फसल। बाजरा की श्रेणी में आती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एमपी हैं। बाजरा के बारे में जान लेते हैं। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, और राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा के कुछ मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जहाँ पर रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। तो बाजरा कहाँ पर उगाया जाता है? बलुआ और उथली काली मिट्टी पर, और राजस्थान और यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, इनके उत्पादक राज्य हैं बाजरा के। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, और ये लाल और काली बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। और मक्का पढ़ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये रागी की फसल उगाई जाती है यहाँ पर। मक्का यह एक फसल, ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ फसल। ये चित्र देख लीजिए, बाजरा की कृषि है जो फसल खड़ी हुई है, और ये गेहूं की कृषि है जो गेहूं खड़ी हुई है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है, और ये गौण क्षेत्र जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, गेहूं की बहुत कम की जाती है। चले आगे दोस्तों, मक्का जो 21 सेल्सियस डिग्रियों और 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान पर और पुरानी जालौर मिट्टी पर उगाई अच्छी प्रकार से उगाई जाती हैं। और बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का की रबी की फसल है। वैसे खरीफ की फसल है मक्का तो, और बिहार राज्य में मक्का रबी की फसल हुआ।
ऋतु में भी उगाई जाती है मक्का, रबी की ऋतु में। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये मक्का के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा होती है मक्का का। ये है मक्का कृषि, जो फसल खड़ी हुई है, देख लीजिए आप। अब पढ़ लेते हैं हम दालें। दालें क्या हैं? जो भारत के विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत में सबसे ज़्यादा दाल पैदा होती हैं और उत्पादक और उपभोक्ता अपना ही देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं, जैसे तुर को ये अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कम पानी की आवश्यकता होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, जैसे रेगिस्तानों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी फसलें हैं ना, जो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, और इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसल के आवर्तन में बोया जाता है। अरहर को छोड़कर, अरहर क्या है? ये वायु से नाइट्रोजन लेती हैं, तो इसको छोड़ दो और सभी को शुष्क क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। आवर्तन बोया जाता है, जो भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी और कर्नाटक आदि दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। भारत में मध्य प्रदेश है और राजस्थान है और महाराष्ट्र है और यूपी है और कर्नाटक है, और दाल के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य भी हैं जिन जिन पर उगाया जाता है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी हैं, जिनको जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है दोस्तों गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जहाँ ये फसल 21 सेल्सियस डिग्री से 27 सेल्सियस डिग्री तापमान पर पैदा होती है, और इसे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। गन्ना कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है गन्ने को, और इसे अनेक मिट्टियों में भी उगाया जा सकता है, किसी भी मिट्टी में ज़्यादातर। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है गन्ने की फसलों का खड़ी करने में, शुरू से लेकर अंत तक। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने की फसल में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है पैदा करने में। यह चीनी, गुड़ और खांड सारी और शीरा बनाने के काम आता है गन्ना। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब और हरियाणा आदि गन्ने के उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्पादक राज्य हैं। चित्र देख लो, ये गन्ने की फसल खड़ी हुई है खेतों में, ये रहे गन्ने। अब ये दोहरे बने हुए हैं, इनमें पानी छोड़ दिया जाता है और इनमें छेका भी दिख जाता है बढ़िया साफ तरीके से। गुड़ाई भी हो जाती है इनकी टाइम पे टाइम, खाद भी डल जाता है टाइम से टाइम। अब आती है तिलहन फसल, जो 2018 में भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो दोस्तों तिलहन फसल है ना, और राजस्थान के वो भारत में दूसरे पैदावार उत्पादक क्षेत्र पर आता है, यानी विश्व में चीन के बाद में आता है तिलहन का नंबर। भारत में दूसरे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था भारत। सन 2018 में तोरिया में उत्पादन, और अब की जनगणना होगी तो क्या पता फर्स्ट पर यह जाए।
तोरियां के उत्पादन भारत के विश्व में कनाडा और जो तोरियां है ना वो उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। किसका किसका था? भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था तोरिया के लिए। अब तोरिया भी एक फसल है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। जिनसे तेल निकाला जाता है वही तिलहन फसल है। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने के प्रयोग में भी किए किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन और प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य रूप से तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग ही इसी फसल से है। तो देश में जो मक्का है वो तीसरे नंबर पर है, गेहूँ है वह दूसरे नंबर पर है, चावल है वह दूसरे नंबर पर है, बाजरा है वह भी दूसरे नंबर पर ही है, और जो हमने अभी पढ़ा तिलहनी फसलों में तोरियां वह तीसरे नंबर पर है। और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हाँ, तिलहन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। चलो आगे दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए। कई क्षेत्रों में सूरजमुखी के फूल भी उगाए जा रहे हैं, कईयों में सरसों उगाई जा रही हैं, सरसों के फूल पीले पीले रहे। और ये किसकी फसल लगती हैं? ये भी हैं किसी किसी की, तो याद नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों ये मूंगफली की है, ये लखा रहा, ये मूंगफली की है, सॉरी। तो मूंगफली देश में प्राप्त होती है पैदावार के तौर पर। तो गुजरात में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहाँ पर सर्वाधिक पैदा होती है गुजरात में। इसके बाद अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जहाँ पर 2019 और 20 के में रिकॉर्डेड है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। जो अलसी तो भैंसों के लिए काम में ले जाते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा। तिल और उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, और दक्षिणी भारत में रबी की अरंडी। जो दक्षिणी भारत में रबी की फसल है कौन? तिल। और उत्तरी भारत में खरीफ की फसल। अरंडी खरीफ की फसल है, और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों में ही बोया जाता है। अब पढ़ते हैं चाय। दोस्तों ये है चाय की खेती। ये ढलान वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। और ये चाय की पत्तियों को तोड़ रहे हैं महिलाएं चुनती हुई, देख लो आप। चाय की खेती रोपण कृषि के एक उदाहरण है। एक रोपण कृषि है, एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। शुरुआत अंग्रेजों से ही होती है चाय की, तो अंग्रेज ही भारत में चाय को लाए थे। आज अधिकतर चाय के बागानों के मालिक भारतीय हैं, और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी सस्ता और मतलब काम बहुत आसान है, छोटा, टाइम ज़्यादा लगता है।
इसलिए ऐसे मजदूर होने चाहिए जो काम ज़्यादा करें और इसमें भारी काम नहीं है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में केरल है और इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड है, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय की फसल उगाई जाती है। और सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहा चाय के मामले में, गन्ने में भी दूसरा रहा। तो भारत ना दूसरे नंबर पर ज़्यादा आ रहा है। ओके, ध्यान रखना। तो दोस्तों कॉफ़ी कल पढ़ेंगे हम। आज द एंड कर लेते हैं इस क्लास का यहीं पर। इसको पार्ट 2 में समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।